नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं गोविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हाल में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें बजट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम तैयार नहीं कर पाते, इसीलिए वो हमसे छूट जाते हैं। आज हम बजट से रिलेटेड, पूरा बजट नहीं, हमने पूरे बजट को समरी किया है और बहुत चुनिंदा पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपने ये क्लास पूरी कर ली तो गारंटी दे रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म हैं। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म हैं आपके, ठीक है ना। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2022-23 का बजट करेंगे और वो क्या है देख लेते हैं। 2022-23 के बजट में हम बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे आपके लिए। कहाँ से पढ़ेंगे? बिल्कुल स्टार्टिंग से ये क्लास हम क्या करेंगे, चलाएंगे आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो वित्त मंत्री से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? वित्त मंत्री से। आपको पता है भारत की वित्त मंत्री कौन है इस समय? तो निर्मला सीतारमण है इस समय भारत की वित्त मंत्री, ठीक है ना। तो इनकी निगरानी में ये जो बजट है वो क्या किया गया है, पेश किया गया है। किसकी निगरानी में? निर्मला सीतारमण की निगरानी में। तो 2022 का जो भाषण है ये बोला गया अब तक का सबसे छोटा भाषण है। क्या है? अब तक के बजट का सबसे छोटा भाषण इसे बोला गया है। कह रहे हैं वित्तीय वर्ष 2023 का जो बजट भाषण है वो वित्त मंत्री के रूप में चौथा सबसे लंबा, मतलब कह सकते हो 9690 अंक में ये भाषण तैयार किया गया था। लगभग 96 मिनट तक ये चला था। कब तक चला था ये? 96 मिनट तक। कह रहे हैं वित्त मंत्री के, इसे कौन जारी करता है ये आपसे पूछ लेगा। तो आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इसे क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। आपसे पूछ लेगा भारतीय संविधान में बजट का जिक्र है या नहीं है, तो बजट का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। फिर किसका जिक्र है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का। आगामी वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में हमें क्या खर्च करना है, क्या नहीं करना, उसका पूरा लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, ठीक है ना। तो बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 112 में साफ तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या दिया गया, नाम दिया गया। अब आपसे पूछेगा भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए जो भारत का पहला बजट है साथियों वो 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को क्या किया गया था, पेश किया गया था, ठीक है ना। ये बजट कह रहा किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा ये पेश किया गया था। और ये बजट, भारत में अगर बजट का जनक आपसे पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए पीसी महालनोबिस, भारतीय बजट के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी तैयार किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना इनके मॉडल पर आधारित थी। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट 197 करोड़ रुपए का था जो R.K. शर्मोग्न चेटी द्वारा पेश किया गया था। कितने का? 197 करोड़ का R.K. शर्मोग्न चेटी द्वारा क्या किया गया था, ये पेश किया गया था, ठीक है ना। अब इसके साथ ही थोड़ा सा और इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि बजट 2023 निर्मला जो सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री हैं उनका चौथा बजट है ये दूसरा पेपरलेस बजट है, ये ध्यान रखना। इससे पहले जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था, मीन्स इसे ऑनलाइन तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा बार अगर आपसे पूछे किस वित्त मंत्री ने बजट तैयार किया था तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया था। उन्होंने कुल 10 बार बजट को क्या किया था, पेश किया था। इसके बाद आपसे पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का भाषण ज्यादा लंबा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये 96 मिनट का था। कितने का? 96, लगभग 1.5 घंटे का था। इसके साथ ही आपसे पूछेगा 2022-23 में अनुमानित कुल बजट कितने का है, तो आप बताओगे 39.5 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का है? 39.5 लाख करोड़ का। इसके बाद अनुमानित खर्च की बात करें तो भाई जितना व्यय है, जितना आय है उतना ही लगभग क्या किया जाता है, खर्च रखा जाता है। तो 39.5 लाख करोड़ ही खर्च रखा गया है। कह रहे हैं अनुमानित जो रेवेन्यू प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो रखी गई। हमें जो राजस्व से प्राप्ति होगी वो लगभग 22.04 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होगी और हमें अनुमानित पूंजी प्राप्ति होगी वो साथियों 17.4 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होगी। पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति ये हम आपको जो इकोनॉमी की क्लास है वहां बताते हैं, ठीक है ना। वहीं हम आपसे बात करें अनुमानित पूंजी खाते पर व्यय क्या होगा, तो अनुमानित पूंजी खाते पर व्यय 7.5 लाख करोड़ का होगा और अनुमानित राजस्व खाते पर व्यय 31.94 लाख करोड़ का होगा। चालू वित्त वर्ष में जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, जीडीपी का 6.9% होगा। अनुमानित बोल रहे हैं बजट अनुमान का 6.8%, तो ये आप याद रखना। कह रहा है वो
बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, वो 6.4% है, राजस्व घाटा 3.8% है और प्रभावी राजस्व घाटा साथियों 2.6% है और प्राथमिक राजस्व घाटा 2.8% है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अनुमानित सकल कर राजस्व की बात करें तो साथियों तो ये लगभग 2,75,00,000 और 7,820 करोड़ रुपए के करीब होगा। शीर्ष 3 कर की बात करें हम, वस्तु एवं सेवा कर ये टॉप पे रहेगा, निगम कर से लगभग इतना और आयकर से लगभग इतने करोड़, तो ये शीर्ष 3 कर हैं, ठीक है ना। एक तो जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स और उसके बाद इनकम टैक्स। वहीं मैं 22-23 में सकल कर प्राप्ति की बात करूं तो ये सकल जो कर प्राप्ति है वो जीडीपी का 10.7% है। वहीं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की बात करें तो ये 5.2% है और प्रत्यक्ष की बात करें तो ये 5.5% है। वहीं 2022-23 के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में अगर कोई बदलाव की बात करें तो कोई भी 22-23 में आयकर दरों में बदलाव नहीं किया गया, जो स्लॉट पिछली बार वाला था वही स्लॉट रखा गया है। और भारत की आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो अनुमान लगाया है कि ये आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत का, वो लगभग 9.2% रहेगा। राज्यों को अगर जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी और साथ साथ कह रहा है आपसे पूछ लेगा घाटा वित्त पोषण के स्रोत क्या होंगे, तो बाजार से उधार लेना सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अल्प बचतों के बदले में जो प्रतिभूतियां हैं वो प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी। फिर कह रहा अमृतकाल अगले 25 वर्ष का है। आपसे पूछेगा बजट में अमृतकाल का चर्चा है, तो बिल्कुल अब से अगले 25 जो वर्ष है उसे अमृतकाल कहेंगे। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्र भारत दिवस के रूप में 75 साल क्या किए थे, पूरे किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। ध्यान रखना, स्वतंत्र दिवस के 25वीं वर्षगांठ के एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह क्या होंगे, पूरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आजादी का जो अमृत महोत्सव था उसका क्या किया था, उद्घाटन कहां से, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से। अमृत महोत्सव का विषय आपसे पूछ लेगा तो आप बताओगे, पहला विषय है फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा है आइडियाज @75, तीसरा है रिजॉल्व @75, चौथा है एक्शन @75 और पांचवा है अचीवमेंट्स @75। ये ध्यान रखना, ये विषय हैं। बजट में 4 प्राथमिकताओं पर विकास पर जोर दिया गया है। एक तो पीएम गति शक्ति, एक समेकित विकास, एक उत्पाद संवर्धन एवं निवेश पर और एक सनराइज अवसर पर और एक ऊर्जा संक्रमण पर और एक जलवायु कार्य पर और साथ ही साथ चौथा जो दिया गया वो निवेश को वित्तीय मदद पर दिया गया है। कह रहे पीएम जो गति शक्ति है वो पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक पर फोकस किया गया है। सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तनम, माल परिवहन और जलमार्ग के साथ साथ लॉजिस्टिक अवसंरचना पर भी क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है। इसी के साथ साथियों सड़क परिवहन की बात करें तो कह रहा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 22-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, जुटाए जाएंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट है आपके लिए 22-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए पीपीपी प्रारूप जो है वो तैयार किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक जो सेक्टर है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है ना, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है ना। कह रहे नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के जोगीघोपा में भारत के पहले मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क की क्या की है, शुरुआत की है, ठीक है ना। इसके साथ ही और इसकी आधारशिला रखी है कहाँ पे, जोगीघोपा, किसकी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। उसके साथ ही स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना, पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, अब वो यूपी सरकार का था, अब केंद्र सरकार ने एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना तैयार की है। 2022-23 में देशी एवं विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी जो है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में लगभग 2000 किलोमीटर रेल मार्ग नेटवर्क को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। कह रहा अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। कितनी, 400 रेलगाड़ियां बनाई जाएंगी। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या किए जाएंगे, विकसित। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। कह रहा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को ट्रिपल पी मॉडल में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी
8 रोपवे परियोजना क्या की जाएंगी, तैयार की जाएंगी। कृषि क्षेत्र में कह रहा है गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ रुपए को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। कह रहा देश भर में रासायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सी चीजें रखी गई हैं। और छिड़काव के लिए, कीटनाशक के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की बात की गई है। 5 किलोमीटर की चौड़ाई वाले गलियारों को किसान के लिए सीधा उनके खेतों से जोड़ने की बात की है। कह रहा है 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली केन और बेतवा जो संपर्क परियोजना है उसको कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि किसान 9.08 लाख करोड़ जो भूमि है उसकी सिंचाई कर पाएं। 32 लाख लोग इससे पेयजल प्राप्त करें। 103 मेगावाट इससे क्या हो, बिजली प्राप्त हो। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। 1400 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। कह रहा केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। केन से पानी बेतवा में भेजा जाएगा और बेतवा नदी मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है और यमुना की क्या है, ये सहायक नदी है, आप ध्यान रखना। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना और यूपी में हमीरपुर जिले में बेतवा से मिल जाती है। ठीक है ना। केन नदी पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के क्या होती है, गुजरती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। और यूएनओ द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया गया है। कंदन वर्ष घोषित 2016 को अंतरराष्ट्रीय दाल दिवस घोषित किया गया था। भारत सरकार राष्ट्रीय ने 2018 को कंदन वर्ष के रूप में मनाया था। भारत यूएनओ ने 2023, जबकि भारत 2018 में वैसे मना चुका है। ठीक है ना। इसके साथ ही 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना दी जाएगी कि इमरजेंसी में जो एमएसएमई है वो कर्ज ले सकें। कह रहा 2023 तक इसे बढ़ाया जाएगा और इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके इसकी कुल जो आवंटन है वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और क्या कह रहे हैं, इस योजना का सीधा उद्देश्य होगा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए इसमें फोकस किया गया है। बैंक और एनबीएफसी को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप देख ही रहे हो, कोरोना काल से भारत का जो एमएसएमई सेक्टर था वो धड़ाम से कहाँ गया था, जमीन पर आ गया था। ठीक है ना। और क्या याद रखोगे आप, एक रखोगे रैचिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, कह सकते हो RAMP। वित्त मंत्री ने 5 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए इसमें क्या करिए खर्च करने की बात की है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, एक माहौल तैयार किया जाएगा। एक ई पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है इस नाम से। ड्रोन शक्ति की सुविधा की जा रही है। सेवा के रूप में ड्रोन के जो स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देने की क्या की गई है, बात की गई है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो PM ई विधा के एक कक्षा और एक टीवी चैनल को क्या किया गया, शुरू किया गया है। तो 12 टीवी चैनलों से बढ़ा करके इनको कितना कर दिया गया है, 200 टीवी चैनल ये बनाए जाएंगे ई विधा के नाम से। तो 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर जो होगा वो निमहांस होगा। ध्यान रखना, कहाँ होगा, निमहांस इसका नोडल सेंटर होगा। दूसरा, हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को क्या दिया जाएगा, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और कह रहा अभी तक 8.7 करोड़ परिवार हर घर नल जल से तहत क्या किए गए हैं, कवर किए गए हैं। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे पाइपलाइन वगैरह लग रही है और वो घरों को कनेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के चिन्हित एवं लाभार्थियों को 80 लाख मकान दिए जाएंगे 2022-23 में। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ साथियों, उत्तरी सीमा पर छिटपुट आबादी जो संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांव हैं उनको विकास को जीवंत किया जाएगा। उन गांव के विकास को बरकरार रखा जाएगा। कोशिश की जा रही है 2022 में 100% लगभग 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। कह रहा अगले 75 वर्ष पूरे होने पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के 75 जिलों में से 75 को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों से स्थापित करेंगे। 75 जिले और सभी को क्या करेंगे, डिजिटल से जोड़ेंगे। कह रहे हैं नई कंपनियां बनेंगी, उनका पुनर्विन्यास तुरंत किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉर्पोरेट समापन के लिए केंद्र इन कंपनियों से स्वैच्छिक पर समापन को सरल और कारगर बनाने के लिए गति देंगे। 2 वर्ष के समय को 6 माह तक घटाने के लिए स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो अपेक्षित स्पेक्ट्रम है उनकी नीलामी को निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 22-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं को के आरंभ को सुकर या सुलभ बनाने के लिए 2022 में क्या कर दिया जाएगा, निष्पादित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ भूमि रिकॉर्ड के लिए IT आधारित प्रबंधन मीन्स ऑनलाइन कर दिया जाएगा सभी को भूमि रिकॉर्ड को।
और साथ ही साथ कह रहा है उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास में भागीदारी के लिए राज्यों को समर्थ बनाने के लिए आर्थिक जोन और क्या किए जाएंगे, विधान से स्थापित किए जाएंगे। घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% क्या की जाएगी, निर्धारित की जाएगी, जो 2021 में कितनी थी, 58% थी। क्या, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी, अब क्या है, बढ़ा दिया गया है इसका बजट। साथ ही साथ नेक्स्ट देखिए, और कह रहे हैं आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, भूस्थानिक प्रणाली, ड्रोनों, सेमीकंडक्टरों, इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और साथ साथ फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा, स्वच्छ गतिशीलता प्रणाली जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योजनाओं को क्या किया जाएगा, योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। कह रहे हैं 2020-30 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च क्षमता के सौर मॉडल क्या किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, जिससे कि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, उत्पादन को इनकरेज मिले, प्रोत्साहन मिले। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, सौर परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कोयला गैसीकरण करने उद्योग के लिए कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 पायलट परियोजना क्या की जाएंगी, शुरू की जाएंगी। 5 से 7% बायोगैस पेलेट्स फायर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा, ठीक है ना, जिसमें पर्यावरण को भी क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्या है ना, पूंजीगत व्यय के लिए 35.4% तेजी परिव्यय को, जो पूंजीगत व्यय है उसके लिए परिव्यय को 35.4% से तेजी से बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। अब कह रहे हैं मौजूदा वर्ष में 5.5 लाख करोड़ रुपए था, जिसे अब 7.50 लाख 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2022-23 में परिव्यय जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी 2.9% रहेगा, ये कह रहे हैं। केंद्र सरकार का प्रभावी जो पूंजी व्यय है वो 10.8 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जीडीपी का लगभग ये 1% है, ठीक है ना। उसके साथ ही जो जीआईएफटी शहर में, उनमें विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थाओं को अनुमति दी जाएगी। बाहर से आ सकते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिएटर सेंटर भी बनाया जाएगा उनके लिए, क्योंकि बाहर से आने वाली कंपनियों में दिक्कत यही होती है, कोई झगड़ा होता है तो वो सालों साल उसी में रगड़ जाते हैं, तो उनको सॉल्यूशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जो भी हरित ढांचा तैयार किया जाएगा उसके लिए सॉवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है वो जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी 22-23 में, ध्यान रखना। डिजिटल रुपए की शुरुआत कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, आरबीआई करेगा। डेटा केंद्र और ऊर्जा भंडार प्रणाली को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ बजट 2022-23 में राज्य और संघ क्षेत्रों को कुल 16.12 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। और 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन जो PLI हैं उनके तहत 60 लाख नए रोजगार की उम्मीद लगाई गई है। कह रहा है वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना तैयार की गई है, जिसमें कह रहा है वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई। किसी एक भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर जो 30% होगी, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पैसा कहाँ से आता है, तो 5 स्रोत हैं भारत में पैसे आने के। एक तो उधार और अन्य देयता, वहां से 35% पैसा आएगा, 100 में से मान लो 35 रुपए आएंगे। माल और सेवा कर से 16 रुपए, कॉर्पोरेट से 15 रुपए और आय कर से 15 रुपए मीन्स 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। ये हमारे यहाँ पैसा आता है। और पैसा कहाँ जाता है हमारा, तो 20% तो पैसा हमारा ब्याज में ही चला जाता है, जो हम पे कर्ज है उसका 20% पैसा ब्याज में चला जाता है। और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% होता है। वहीं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 15% पैसा जाता है। वित्त आयोग और अन्य अंतर्गत के लिए 10% जाता है। केंद्रीय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कितना पैसा जाता है, 9% जाता है। नेक्स्ट कह रहा है 22-23 में राज्य और संघ क्षेत्रों को अंतर्गत डिवोल्यूशन स्कीम रिलेटेड जो अदर ट्रांसफर फाइनेंस जो कमीशन ग्रांट हैं कुछ यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बजट में एट द 75 से भारत एट द 100 तक के अमृतकाल में अगले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए क्या करेगा, फंडामेंटल ढांचा तैयार करेगा, उसकी रूपरेखा तैयार करेगा। कह रहा है भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम एट द रेट 100 पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन क्लियरेंस के लिए PARIBSH प्रवेश नामक एक सिंगल विंडो पोर्टल तैयार होगा। 2008 में ये क्या किया गया था, चालू किया गया था, इसे भी याद रखना।
नेक्स्ट कह रहा है एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर के साथ नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंगीकरण और लिंकेज को राष्ट्रीयकरण के लिए समरूप प्रक्रिया और विलेखों और दस्तावेजों के कहीं भी रजिस्ट्री को एक क्लिक के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। क्लिक करिए और रजिस्ट्री आपकी पहुंच जाएगी। ये मतलब डिजिटल जो फॉर्म है वो तैयार की जाएगी, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में आने वाले जितने भी जमीन है किसान है उनको शामिल किया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कद्दन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसमें फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। कद्दन उत्पाद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी किसानों को। कह रहा है नेक्स्ट कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में संशोधन किए जाएंगे, जरूरत के हिसाब से उन्हें तैयार किया जाएगा। प्राकृतिक जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन, प्रबंध की जरूरतों को भी क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। पर्यावरण को इसमें क्या किया गया, ध्यान में रखा गया, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वो नेपाल की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेपाल जो है वो हमारी भारत की जो यूपीआई प्रणाली है उसने नेपाल ने बनाई है और भारत में इसे लागू करने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है जो पड़ोसी देश डिजिटल अवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जून 2021 में भूटान मोबाइल आधारित भुगतान के लिए भीम ऐप का प्रयोग करने वाला पहला देश था और अपने क्यूआर पर नियोजन के लिए यूपीआई मानकों को अपनाने वाला भारत के निकटतम पड़ोसी देश में पहला देश बन गया है नेपाल। भीम यूपीआई भारत सरकार का डिजिटल भुगतान ऐप भूटान में भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। तो पहले भूटान था, अब यूपीआई लागू करने वाला नेपाल देश बन गया। ठीक है, नेपाल ने भी अभी पिछले साल लागू किया है। फिर कह रहा है उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, जिसमें स्टार्टअप विकास के अंतर्गत बहुत सारे इकोसिस्टम क्या किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे को अनुमति दी गई है। कह रहा है जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। 2022-23 में कुल व्यय अनुमानित 39.45 लाख करोड़ रुपए रखा गया है कि भाई इतना होगा, 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा, जबकि उधारी से भुन जो प्राप्तियां हैं वो 22.84 लाख करोड़ रुपए होंगी। कह रहा चालू वित्तीय वर्ष में संशोधन वित्तीय घाटा जो होगा वो जीडीपी का 6.9% होगा, जबकि अनुमान घाटा 6.8% किया गया है। राजस्व कोषीय घाटा 6.4% है। पूंजीगत 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वित्त के उपयोग को दूना करना है। कह रहा है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य यह है कि 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को क्या करिए, दूना करिए। अब देखो ये आप देख रहे होंगे बहुत सारी योजनाएं और उनका लक्ष्य, योजना का नाम और कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का जो पैसा आवंटित किया गया वो 73,000 ये करोड़ में है, ध्यान रखना। ये 73,000 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किया गया, मंजूर किया गया है। ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए और वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 12,995, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,800, जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 39,553 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 68,000 करोड़ रुपए और वहीं